स्वागत है आप सबका कहानियों के शहर में। तो मित्रों, मेरी आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा मेरी कहानी को अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में चट से एक नए विचार का उदय हुआ। नदी के किनारे एक विशाल शाल की लकड़ी मस्तूल यानी नाव में पाल बांधने का लट्ठा में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ी थी। तय हुआ उसको सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चलेंगे। जिस व्यक्ति की लकड़ी है उसे अपनी ज़रूरत के समय कितना विस्मय, खीज और असुविधा होगी, उसी का हिसाब लगाकर बालकों ने इस प्रस्ताव की पूरी तरह अनुमोदन किया। जब सभी मनोयोग के साथ कमर कसकर कार में प्रवृत्त होने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय फटिक का छोटा भाई माखनलाल गंभीर भाव से उस लकड़ी के कुंदे पर जा बैठा। उसकी इस प्रकार की उदासीनता को देखकर लड़के कुछ उदास हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत ठेला, लेकिन वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह अकाल तत्वज्ञानी मानव सब प्रकार की क्रीड़ाओं को असारता के संबंध में नीरव भाव से चिंता करने लगा। फटिक आकर अकड़कर बोला, देख तू मार खाएगा, फौरन उठ जा। इस पर वह जरा हिल डुल कर और भी अच्छी तरह से आसन पर स्थायी दखल जमाकर बैठ गया। ऐसे अवसर पर सबके सामने राज सम्मान की रक्षा के लिए ढीठ छोटे भाई के गाल पर फौरन एक चपत जड़ देना ही फटिक का कर्तव्य था, पर साहस नहीं हुआ। लेकिन उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे चाहने पर अभी उसको भली भांति सबक सिखा सकता है, लेकिन सिखाया नहीं, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब एक दूसरा अच्छा खेल उसके दिमाग में आया। उसमें और अधिक मज़ा है। प्रस्ताव रखा कि माखन के साथ उस लकड़ी को लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा, इसी में उसका गौरव है। लड़कों ने कमर कसकर ठेलना आरंभ किया। मारो ठेला, हुइयो, शाबाश, जवाब, हुइयो। कुंदे का एक घेरा घूमते घूमते माखन अपने गांभीर्य, गौरव और तत्वज्ञान के साथ धराशायी हो गया। खेल के शुरू में ही इस प्रकार आशातीत फल प्राप्ति से दूसरे बालक विशेष प्रसन्न हुए, लेकिन फटिक कुछ घबराया। माखन उसी क्षण भूमि शैया छोड़ फटिक के ऊपर टूट पड़ा और उसे अंधाधुंध पीटने लगा। उसके नाक मुंह खसोट कर रोता हुआ घर की ओर चल दिया। खेल बीच में ही रुक गया। फटिक कुछ कांस उखाड़ जल में एक अध डूबी नाव की गलही के ऊपर चढ़ बैठा। बैठकर चुपचाप कांस की जड़ें चबाने लगा। इसी समय बाहरी नाव घाट पर आ लगी। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर निकले। उनकी मूछें काली थीं और बाल पके। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्ती का घर कहाँ है? बालक डंठल चबाते चबाते बोला, वाह, उधर। किंतु उसका संकेत किस ओर था, यह समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? मालूम नहीं, कहकर वह पहले की तरह ही तिनके का रस ग्रहण में प्रवृत्त हो गया। तब वे सज्जन दूसरे व्यक्ति की सहायता से चक्रवर्ती के घर की खोज में चले। तुरंत बाघा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, माँ बुला रही है। फटिक बोला, मैं नहीं जाऊंगा। बाघा बलपूर्वक उसे गोद में भरकर उठा ले चला। फटिक निष्फल क्रोध में हाथ पांव पटकने लगा। फटिक को देखते ही उसकी माँ आग्निमूर्ति होकर बोली, फिर तूने माखन को मारा? फटिक ने कहा, नहीं, मारा नहीं है। फिर झूठ बोल रहा है। कभी मारा भी है? माखन से पूछो। माखन से पूछने पर माखन ने अपनी पहली शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मारा है। फिर फटिक से और सहा नहीं गया। तेजी से जाकर माखन को कस कर चपत जमाते हुए कहा, फिर झूठ। माँ ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को बड़े वेग से झचकोरा और उसकी पीठ पर जोरों से 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने माँ को ढकेल दिया। माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे तूने मेरी देह पर हाथ उठाया?
इसी समय अधेड़ सज्जन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या आफत मचा रखी है? फटीक की माँ आश्चर्य और आनंद से अभिभूत हो बोली, अरे भैया तुम कब आए? कहते हुए झुककर प्रणाम किया। बहुत दिन हुए भैया पश्चिम की ओर काम करने चले गए थे। इसी बीच फटीक की माँ की 2 संतानें हुई। वे काफ़ी बड़ी हो गईं। उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हुआ। आज बहुत दिनों बाद घर लौटकर विशंबर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन बड़े समारोह में बीते। अंत में विदा के 1-2 दिन पूर्व विशंबर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं मानसिक विकास के विषय में पूछा। उत्तर में फटीक का कहना न मानना, बदमाशी, पढ़ाई में अरुचि, माखन का शांत सुशील स्वभाव और विद्यानुराग का विवरण सुना। उनकी बहन ने कहा, फटीक ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। यह सुनने के बाद विशंबर बाबू ने प्रस्ताव किया कि वे फटीक को कलकत्ते ले जाकर अपने पास रख उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। विधवा बहन इस प्रस्ताव पर सहज ही राजी हो गई। फटीक से पूछा, क्यों रे, तू मामा के साथ कलकत्ते जाएगा? फटीक उछलकर बोला, जाऊंगा। हालांकि फटीक को भेजने में माँ को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा यह आशंका बनी रहती थी कि यह किसी दिन माखन को पानी में ढकेल न दे या उसका सिर ही न फोड़ दे। पता नहीं कौन सी दुर्घटना न घटा बैठे। तथापि फटीक क्या जाने में ऐसा आग्रह देख वे कुछ दुखी हुई। कब जाना है, किस समय जाना है आदि पूछते समय मामा को उसने हैरान कर दिया। उत्साह के कारण उसे रात में नींद भी नहीं आती। अंत में जाते समय आनंद की उदारतावश अपनी मछली पकड़ने की बंसी, पतंग, लट्टू सब कुछ माखन को पुत्र पौत्रादि क्रम से पूरे अधिकार से दे दिया। कलकत्ता में मामा के घर पहुंचकर सबसे पहले उसका मामी के साथ परिचय हुआ। मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन विशेष संतुष्ट हुई हूँ ऐसा नहीं कह सकते। अपने 3 बच्चों के साथ वे अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी। इसके बीच सहसा एक 13 साल के अपरिचित अशिक्षित गंवई लड़के को ला उपस्थित करने पर एक विप्लव की संभावना दिख पड़ी। विशंबर की उम्र इतनी हो आई पर समझदारी जरा भी नहीं बढ़ी। विशेष रूप से 13-14 वर्ष के लड़के के समान दुनिया में दूसरी बला नहीं। उसकी ना तो शोभा ही है, न वह किसी काम में ही आता है। किसी में स्नेह का उद्रेक भी नहीं करता। उसका संग सुख भी विशेष वांछनीय नहीं। उसके मुंह से बालकों सी बचकानी बातें नखरेबाजी, बड़े बड़ों जैसी बातें बुजुर्गी और मुंह खोलना ही वाचालता मानी जाती है। वह भी सब समय मन ही मन अनुभव करता कि दुनिया में कभी भी वह ठीक से खप नहीं पाता है। इसलिए अपने अस्तित्व के विषय में हमेशा लज्जित और क्षमा प्रार्थी बना रहता है। बल्कि इस आयु में ही स्नेह के लिए किंचित अतिरिक्त आकुलता मन में उत्पन्न होती है। इस समय यदि वह किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह या सख्य प्राप्त कर सके तो उसके हाथ अपने को बेच देता है, किंतु उसे स्नेह करने का कोई साहस नहीं करता, क्योंकि सामान्य लोग इसे प्रेशर देना समझते हैं। इसलिए उसका चेहरा और भाव बहुत कुछ लावारिस बाजारू कुत्ते जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी हालत में मातृगृह छोड़ दूसरा कोई भी अपरिचित स्थान बालक के लिए नरक जैसा होता है। चारों ओर का स्नेह शून्य विराग पग पग पर उसे कांटे के समान चुभता है। मामी की स्नेह विहीन आंखों में वह एक कुग्रह के समान खटकता रहा है। यही बात फटीक को सबसे अधिक खलती है। अचानक मामी उसे कोई काम करने को कहती तो वह जितना जरूरी है मन की मौज में उससे कहीं अधिक काम कर लेता। आखिर जब मामी उसके उत्साह को टोकती हुई कहती, बहुत हो गया, उसमें अब तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, तुम अब अपने काम में मन लगाओ, जाओ जाकर पढ़ो, तब उसकी इस मानसिक उन्नति के प्रति मामी के इस प्यार के अभाव को वह अत्यंत निष्ठुर अविचार मानता है। घर में ऐसा अनादर, उस पर चैन की सांस लेने की कोई जगह नहीं। दीवारों के बीच अटके पड़े बार बार उसे गांव की याद आती। एक बड़ी सी पतंग को लेकर सां सां शब्द के साथ
उड़ाते फिरने वाला वह मैदान में तायरे नायरे नायरे ना, ऐसा मज़ा कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं के साथ चिल्लाते और ऊंचे स्वर में स्वरचित रागिनी अलापते आवारा घूमने फिरने वाला वह नदी का किनारा, दिन में जब तब छलांग मार कर तैरने वाली वह सकरी नदी, वे सब साथी संगाती, धमा चौकड़ी की छूट और सबसे बढ़कर वह अत्याचारिणी अविचारिणी माँ, उसके निरुपाय चित्त को रात दिन आकर्षित करते रहते। जानवर के समान एक प्रकार का अस्पष्ट स्नेह, केवल पास जाने की एक अंध चाह, केवल न देख पाने की एक अव्यक्त व्याकुलता, गोधूली बेला में मात्र हीन पछड़े के समान केवल एक आंतरिक माँ माँ का क्रंदन उस लज्जित शंकित शीर्ण दीर्ण असुंदर बालक के अंतर में बार बार आलोड़ित होता। स्कूल में ऐसा निर्बोध और लापरवाह बालक दूसरा नहीं था। कोई बात पूछने पर मुंह बाएं ताकता रहता। मास्टर जब मारना शुरू करते तब बोझ से लदे फंदे थके मांदे गधे के समान वह चुपचाप सब कुछ सहता रहता। जब लड़कों के खेल की छुट्टी होती तब खिड़की के पास खड़े हो दूसरे के घरों की छतों को देखता रहता। जब उस दोपहर की धूप में किसी के छत पर एक दो लड़के लड़कियां किसी खेल के बहाने क्षण भर के लिए दिख जाते तो उसका चित्त अधीर हो उठता। एक दिन अनेक संकल्पों के बाद उसने बड़े साहस से मामा से पूछा, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा, स्कूल की छुट्टी तो हो, कार्तिक में पूजा की छुट्टी होगी, उसमें अभी बहुत देर है। एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की किताब खो दी। एक तो सहज ही पाठ तैयार नहीं होता, दूसरे किताब खोकर वह बिल्कुल ही लाचार हो गया। मास्टर ने प्रतिदिन उसे मारना पीटना और फटकारना शुरू किया। स्कूल में उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में लाज आती थी। उसके अपमानित होने पर जबरदस्ती ही सही वे दूसरे बालकों से भी ज़्यादा आनंद प्रकट करते। असह्य मालूम होने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर अत्यंत अपराधी के समान कहा, मेरी एक किताब खो गई है। मामी ने होठों के किनारों पर नाराज़गी की रेखा खींचते हुए कहा, ठीक ही हुआ, मैं तुम्हें महीने में 5 बार किताब नहीं खरीद के दे सकती। फटिक कुछ बोले बिना लौट आया। एक दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा सोचकर अपनी माँ से मन ही मन बहुत रूठ गया। अपनी हीनता और दैन्यबोध ने उसे मिट्टी में मिला दिया। स्कूल से लौटकर उसी रात में दर्द होने लगा और देह में कपकपी शुरू हुई। उसने समझ लिया कि बुखार आ रहा है। मामी इस बीमारी को कैसे बिना वजह की अनावश्यक परेशानी मान बैठेंगी, इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया। बीमारी की हालत में वह निकम्मा निर्बोध बालक दुनिया में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी के पास से सेवा पा सकता है, ऐसी प्रत्याशा करने में उसे लज्जा का अनुभव होने लगा। दूसरे दिन सुबह फटिक फिर नहीं दिखा। चारों ओर पड़ोसियों के घर में तलाश की गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, इसलिए उसकी खोज में लोगों को व्यर्थ में ही बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं भी न पाकर विशंभर बाबू ने पुलिस को सूचना दे दी। दिन भर के बाद संध्या के समय एक गाड़ी विशंभर बाबू के घर के सामने आकर खड़ी हुई। उस समय भी लगातार झरझर वर्षा हो रही थी। रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को गाड़ी में से सहारा देकर उतारा, विशंभर बाबू के पास ले जाकर उपस्थित किया। वह सिर से पैर तक भीगा था, सारा शरीर कीचड़ से लथपथ, आंखें और मुंह लाल, देह थर थर काँप रही थी। विशंभर बाबू उसे गोद में उठाकर अंतपुर में ले गए। मामी उसे देखते ही कह उठी, अरे बाबा, पराए लड़के को लेकर इतना कर्मभोग काहे का? उसे उसके घर भेज दो ना। वास्तव में सारा दिन दुश्चिंता में उन्होंने अच्छी तरह भोजन तक नहीं किया। अपने लड़कों के साथ नाहक बहुत खिटखिट करती रही। फटिक ने रोते रोते कहा, मैं अपनी माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। बालक का ज्वर बहुत बढ़ गया था। सारी रात वह बकता रहा। विशंभर बाबू डॉक्टर ले आए। फटिक ने अपनी सुर्ख आंखें एक बार खोली। वह छत की कड़ी की ओर हतबुद्ध सा देखता हुआ बोला, माँ,
माँ, मेरी छुट्टी हुई क्या? बिशंबर बाबू रुमाल से आंखें पोंछ बड़े दुलार से फटीक के शीर्ण तप्त हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास आ बैठे। फटीक फिर अल्ल बल्ल बकने लगा। माँ, मुझे मत मार। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन दोपहर में कुछ देर के लिए सचेत हो फटीक ने जैसे किसी के आने की प्रत्याशा से घर के चारों ओर आंखें फाड़कर दृष्टि दौड़ाई। फिर निराश हो दीवार की ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गया। बिशंबर बाबू उसके मन के भाव को ताड़कर उसके कान के पास मुंह झुकाकर मृदु स्वर में बोले, फटीक, मैंने तेरी माँ को लिवा लाने आदमी भेजा है। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित उदास मुख से जता दिया, हालत बहुत ही खराब है। टिमटिमाते दीप के प्रकाश में बिशंबर बाबू रोग शैया के पास बैठे प्रति क्षण फटीक की माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फटीक खलासियों के सुर में कहने लगा, एक ब्याम मिलता नहीं, दो ब्याम मिलता है, नहीं। कलकत्ता आते समय कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। खलासी लोग मोटा रस्सा फेंक कर जिस सुर में पानी की गहराई नाप रहे थे, फटीक अंड बंड बकता हुआ उसी का अनुकरण करता हुआ कातर स्वर में जल नापता अथाह समुद्र में यात्रा कर रहा है। बालक रस्सी फेंक कहीं उसकी था नहीं ले पा रहा है। इतने में फटीक की माँ आंधी के वेग के समान कमरे में प्रवेश करते ही चिल्ला चिल्ला कर शोक मनाने लगी। बिशंबर के बहुत कष्ट से उसने शोकोच्छ्वास को निवृत्त करने पर उन्होंने सैया पर पछाड़ खा ऊंचे स्वर में पुकारा, फटीक, मेरे सोना, मेरे लाल। फटीक ने मानो अत्यंत सहज ही में उत्तर देते हुए कहा, हाँ। माँ ने फिर पुकारा, अरे फटीक, मेरे बेटे। फटीक आहिस्ता आहिस्ता करवट ले बिना किसी को संबोधित किए मृदु स्वर में बोला, माँ, अब मेरी छुट्टी हुई है, अब मैं घर जा रहा हूँ माँ। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।